वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑन अर्थ। वी आर डिस्कसिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है इट इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जब भी हम ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, मीन्स हमें नहीं पता होता कि हम ब्रीद कर रहे हैं। अगर हम ब्रीदिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे फिर भी हम ब्रीद करते हैं। सो दैट्स वाई जो ब्रीदिंग है ये ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। नाउ जो ब्रेन स्टेम है, मीन्स ब्रेन के नीचे ब्रेन स्टेम होती है इस रीजन में प्रेजेंट। इसमें दो जो है ये यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, एक तो है मेडुला ऑब्लंगाटा और दूसरा है पोनस। तो ये जो दोनों हैं दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा की। तो जो मेडुला ऑब्लंगाटा है इसमें मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर प्रेजेंट होता है। ये जो है ये हमारे जो मसल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करवाते हैं, विच इंक्लूड द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है। इन दोनों मसल्स को हमने जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें डिस्कस किया है। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इसको कंट्रोल करता है यहाँ पे मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट है। उसके बाद जो ब्रेन है इसका जो पोनस रीजन है इसमें दो सेंटर्स होते हैं। सबसे पहले तो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा है एपनॉस्टिक सेंटर। ये जो दोनों हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को, बट प्राइमरीली जो है ये मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नाउ यहाँ पे जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये तब जब ये एक्टिवेट होता है तो जो ब्रीदिंग रेट है ये ज्यादा फास्ट हो जाता है, मींस ब्रीदिंग जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का रेट है ये फास्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ जो है कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये रिदम सेंटर जो ब्रेन का है मेडुला ऑब्लंगाटा में इसके पास ये भी प्रेजेंट होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये कीमो सेंसिटिव है तो कुछ केमिकल्स को ये सेंस करते हैं। इसमें दो केमिकल्स हैं, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। तो जब ये दोनों की जो कंसंट्रेशन है इसको ये सेंस करते हैं। जब यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जो यहाँ पे ये वाला सेंटर है जो कीमो सेंसिटिव सेंटर है ये जो है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है रिदमिक सेंटर को, इसको मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर को, ताकि यहाँ पे जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो H पॉजिटिव है ये इलिमिनेट हो सके बॉडी से। मींस यहाँ पे जो रिदमिक सेंटर है ये एक्सपायरेशन करवाता है। एक्सपायरेशन मीन सांस छोड़ना, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव है ये रिलीज हो सके। अब यहाँ पे जो कुछ रिसेप्टर्स हैं ये हमारी आयोटिक आर्क में भी प्रेजेंट होते हैं। जो आयोटिक आर्क है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है एंड कैरोटिड आर्टरी जो है ये ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। नाउ ये जो दोनों है इनमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को सेंस कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले आता है एज्मा। तो एज्मा क्या होता है? इट इज बेसिकली द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब जो हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी किस लिए होती है कि जो हमारी विंड पाइप है, मींस जो ट्रैकिया है और ट्रैकिया आगे जो है ये बाइफरकेट होता है इनटू द ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये यहाँ पे जो ब्रोंकाई एंड जो ब्रोंक्यूल्स हैं जब इनकी वॉल जो है ये थिक हो जाती है और इनमें स्वेलिंग हो जाती है तो यहाँ पे एरिया जो है ये डिक्रीज हो जाता है। मींस पाइप्स जो है ये नैरो हो जाती है। जब पाइप्स नैरो हो जाएंगी, यहाँ पे जो पाइप्स हम कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मींस यहाँ पे जो ब्रोंकाई हैं इनकी वॉल अगर इन्फ्लामेशन मींस स्वेलिंग इसमें आ जाएगी तो इसमें एरिया कम हो जाएगा। तो इस नैरोइंग की वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो इसी कारण से यहाँ पे विजिंग कॉज होती है। विजिंग मींस जब हम ब्रीद करते हैं तो एक हाई पिच विस्लिंग कॉज होती है विद द ब्रीदिंग, तो इसे हम बोलते हैं विजिंग। तो इस तरीके से ये एज्मा की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो दूसरा है इट इज द एम्फिमा। एम्फिमा जो है इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है, मींस जो यहाँ पे एल्वियोलर सैक्स हैं इनकी वॉल डैमेज हो जाती है जब, तो तब ये वाली प्रॉब्लम आती है। अगर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो एल्वियोलाई है इसमें ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है।
तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएंगी अगर एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो गई तो। एंड दिस इज मेनली कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद जो लास्ट है इट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मींस कई बार कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ऑक्यूपेशन होता है कि वो जैसे स्टोन ब्रेकिंग करना या कुछ ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे बहुत सारा डस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जब बहुत ज्यादा डस्ट होती है किसी एरिया में, किसी इंडस्ट्री में, तो जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट जाता है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, बिकॉज ऑफ लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट। तो ये जो लॉन्ग एक्सपोजर है डस्ट का, ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में। मीन जब डस्ट हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी तो इसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाएगी, जिसके कारण की होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब है कि जो टिश्यू है, टिश्यू थिक हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फाइब्रोसिस। और ये एक सीरियस लंग डैमेज इससे होता है। अगर टिश्यू थिक हो जाएंगे तो सिमिलरली जो पैसेज है ये नैरो हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर ज्यादा टाइम तक जो वर्कर्स हैं ये इसी इंडस्ट्री में, ऐसी ही इंडस्ट्रीज में काम करते रहेंगे तो इनमें लंग डैमेज भी हो सकता है। So this is all about the regulation of respiration and different disorders of respiratory system. So if you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section. And if you like the video, please like and subscribe to my channel Biology on Earth.